नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो शब्दों, स्याही और हाँ, संघर्ष से भी भरा है। भारतीय प्रेस के विकास का सफर। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इस पूरी कहानी के अलग-अलग पड़ावों को समेटते हैं। कैसे भारत में अखबारों की शुरुआत हुई, फिर कैसे ये आज़ादी की लड़ाई की आवाज़ बने और समय के साथ इनका रूप वो कैसे बदला। आज इस विश्लेषण का मकसद है मतलब उन जड़ों को समझना जहां से 18वीं सदी में ये कहानी शुरू हुई और कैसे ये बढ़ते बढ़ते हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बन गई। और शुरुआत में ये एक दिलचस्प सवाल है, क्या किसी को पता है भारत का पहला अखबार किसने और क्यों शुरू किया था, और क्यों उसे शुरू होने के कुछ ही वक्त बाद बंद करना पड़ा। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? ये कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज के दौरान, और ये अपने आप में दिलचस्प है। जैसा आपने कहा, भारत में प्रेस की नींव रखने वाले अंग्रेज ही थे, और शुरुआती मकसद तो था यहाँ रह रहे यूरोपियन समुदाय को खबरें देना, थोड़ा उनका मनोरंजन करना और उनके जो बिजनेस इंटरेस्ट थे उनको साधना। लेकिन वक्त के साथ यही प्रेस भारतीयों के हाथ में आकर राजनीतिक चेतना जगाने और ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने का एक जबरदस्त हथियार बन गया। अच्छा, तो शुरुआत यूरोपीय हितों के लिए हुई और पहला कदम था 1780 में कलकत्ता से छपने वाला जेम्स ऑगस्टस हिकी का द बंगाल गैजेट। ये था ना? बिल्कुल, वो भारत का पहला प्रिंटेड अखबार था। लेकिन हिक्की साहब की कलम जो थी वो काफी तेज तर्रार थी। उन्होंने अपने अखबार में उस वक्त के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की नीतियों और यहाँ तक कि उनके निजी जीवन पर भी तीखी टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। और जाहिर है ये बात हुकूमत को कहाँ पसंद आई होगी। 82 में उनका प्रिंटिंग प्रेस जब्त करके अखबार को बंद करवा दिया गया। तो पहले अखबार का अंजाम तो ये हुआ। बाप रे, यानी प्रेस की आजादी पर पहला हमला तो बहुत ही जल्दी हो गया। और फिर सरकार ने क्या किया? सुना है खुद अपना अखबार निकाला। हाँ, हिक्की के अखबार के बंद होने के कुछ साल बाद 1789 में सरकार ने द कैलकटा गैजेट शुरू किया। शायद उन्हें लगा कि भाई सरकारी नीतियों का प्रचार करने और हिक्की जैसे आलोचकों का जवाब देने के लिए एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। लेकिन ये कंट्रोल करने की कोशिशें यहीं नहीं रुकी। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने तो बाकायदा प्रेस सेंसरशिप एक्ट लागू कर दिया। सेंसरशिप मतलब छापने से पहले मंजूरी लेनी पड़ती थी? हाँ बिल्कुल, इसका मतलब था कि किसी भी अखबार या पत्रिका में कुछ भी छापने से पहले उसे सरकार का जो अपॉइंटेड सेंसर ऑफिसर होता था उसे दिखाना पड़ता था और उसकी मंजूरी लेनी जरूरी हो गई। ये प्रेस की फ्रीडम पर एक बड़ा, कह सकते हैं, अंकुश था। तो ये शुरुआती दौर तो काफी कंट्रोल वाला लगता है। लेकिन फिर 1857 के विद्रोह ने क्या हालात बदले? सुना है उसके बाद भारतीय ओनर्स वाले अखबारों का दौर शुरू हुआ। हाँ, 1857 का जो संग्राम था वो वाकई में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भले ही विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इसने भारतीयों के मन में अपने राजनीतिक अधिकारों की चेतना को और गहरा कर दिया था। जो पढ़े लिखे भारतीय थे, मिडिल क्लास, उनको समझ आया कि अगर अपनी बात कहनी है, लोगों को जोड़ना है और अंग्रेजी हुकूमत की पॉलिसीज का एक तरह से संगठित विरोध करना है, तो अपना प्रेस होना बहुत जरूरी है। यहीं से आप कह सकती हैं भारतीय भाषाओं और भारतीय मालिकों वाले अखबारों का सही मायने में उदय शुरू हुआ। अच्छा, और इसी दौर में कुछ बड़े नाम सामने आए, जैसे अमृत बाजार पत्रिका ने कलकत्ता से अमृत बाजार पत्रिका शुरू की थी। शुरुआत में तो ये बंगाली वीकली था, लेकिन बाद में ये अंग्रेजी डेली बन गया। ये अखबार अपनी प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकारिता और ब्रिटिश नीतियों के बिल्कुल निर्भीक विरोध के लिए मशहूर हुआ। इससे जुड़ा एक किस्सा भी काफी मशहूर है ना, शायद सेंसरशिप से बचने के लिए कुछ किया था इन्होंने। हाँ, बिल्कुल, ये वाकया अक्सर सुनाया जाता है। हुआ ये कि 1878 में लॉर्ड लिटन जो थे वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाने की तैयारी कर रहे थे, जिसका निशाना खास तौर पर भारतीय भाषाओं के अखबार थे। अच्छा, तो कहा जाता है कि इस एक्ट की घोषणा होने से ठीक पहले इससे बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी से बंगाली अखबार में बदल गई। नोट, स्रोत में यही क्रम दिया गया है। अरे वाह, अंग्रेजी से बंगाली, ताकि वर्नाक्युलर एक्ट लागू ही ना हो पाए। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये घटना दिखाती है कि उस समय के पत्रकार सरकारी दमन से बचने और अपनी आवाज बुलंद रखने के लिए किस हद तक जाने को तैयार थे। ये तो कमाल की रणनीति थी। और दक्षिण भारत में भी ऐसी कोशिशें हुई क्या? हाँ बिल्कुल, मद्रास में 1878 में जी सुब्रमण्य अय्यर
और उनके साथियों ने द हिंदू की शुरुआत की। ये अखबार सामाजिक सुधारों, खासकर जो कास्ट सिस्टम था, उसके खिलाफ आवाज उठाने और साथ ही राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने का एक प्रमुख मंच बना। और देखिए, आज भी ये भारत के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक है। और पश्चिम भारत में तिलक के अखबारों का जिक्र किए बिना तो बात अधूरी ही रहेगी। निश्चित रूप से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पूना से 1881 में 2 बहुत प्रभावशाली अखबार शुरू किए, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। केसरी ज्यादा पॉपुलर हुआ था शायद। हाँ, खासकर केसरी, उसने आम लोगों तक पहुंचने में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। तिलक ने इसकी सरल ओजस्वी भाषा के जरिए राष्ट्रवाद, स्वदेशी और स्वराज का संदेश महाराष्ट्र के घर घर तक पहुंचाया। उनके लेख इतने पावरफुल होते थे कि अंग्रेज सरकार उन्हें सेडिशन यानी राजद्रोह मानती थी। हाँ, और इसी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। बिल्कुल। केसरी ने सचमुच लोगों में राजनीतिक चेतना और संघर्ष का जज्बा भरा था। तो जैसे जैसे ये भारतीय अखबार ताकतवर हो रहे थे, सरकार की बेचैनी बढ़ रही होगी, जाहिर है। और इसी का नतीजा था वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 1878। बिल्कुल। लॉर्ड लिटन का ये कानून सीधे सीधे भारतीय भाषाओं के प्रेस का गला घोटने के लिए लाया गया था। अंग्रेजों को डर था कि भाई अंग्रेजी अखबार तो फिर भी पढ़े लिखे तबके तक ही सीमित है, लेकिन ये जो देसी भाषाओं के अखबार हैं, ये आम जनता तक पहुंचकर उनमें सरकार के खिलाफ असंतोष और राष्ट्रवाद की भावना भड़का रहे हैं। अच्छा। इस कानून ने मजिस्ट्रेटों को ये पावर दे दी कि वे किसी भी भारतीय भाषा के अखबार से सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग सकते हैं, और अगर उसमें कोई आपत्तिजनक उनके हिसाब से सामग्री छपती है तो उस सिक्योरिटी को जब्त कर सकते हैं, और बार बार ऐसा होने पर प्रिंटिंग प्रेस तक को बंद कर सकते हैं। बाप रे, मतलब बिना किसी ट्रायल के सीधे सजा का प्रावधान। इसका विरोध तो हुआ होगा। जबरदस्त विरोध हुआ। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, तिलक और कई दूसरे राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे गैगिंग एक्ट यानी मुंह बंद करने वाला कानून कहा और इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। भारी विरोध के चलते इसे बाद में रद्द भी करना पड़ा, लेकिन इसने सरकार की जो मंशा थी वो साफ कर दी थी। तो ये टकराव जो था वो लगातार बढ़ रहा था। फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। क्या इसके बाद प्रेस की भूमिका में कोई खास बदलाव आया? कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय प्रेस स्वतंत्रता संग्राम का एक और भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड और प्रभावी हिस्सा बन गया। अब प्रेस सिर्फ विरोध ही नहीं कर रहा था, बल्कि कांग्रेस के जो प्रोग्राम्स थे, उनके सेशंस की खबरें, नेताओं की स्पीच और राष्ट्रीय आंदोलन के जो लक्ष्य थे, उनको देश भर में फैलाने का एक माध्यम भी बन गया। इसने अलग अलग क्षेत्रों के राष्ट्रवादी नेताओं और आम जनता के बीच एक पुल का काम किया, संवाद स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। कैसे, मतलब किस तरह के विचारों को इसने आगे बढ़ाया? देखिए, इसने स्वदेशी अपनाने, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और सबसे बढ़कर स्वशासन यानी स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाया। ये अखबार ब्रिटिश सरकार के शोषण, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की आलोचना, अकाल और महामारी के दौरान सरकारी उदासीनता जैसे मुद्दे उठाते थे। इससे लोगों में अंग्रेजी राज के खिलाफ गुस्सा और एकजुटता की भावना मजबूत होती थी। हाँ, सोचिए उस जमाने में जब आज की तरह टीवी या इंटरनेट नहीं था। एग्जैक्टली। यही अखबार थे जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को एक धागे में पिरोने का काम कर रहे थे एक तरह से। इस दौर के कुछ और अहम अखबारों के नाम लेना चाहेंगे आप? जरूर। केशव चंद्र सेन का इंडियन मिरर था, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का द बंगाली, जिसका जिक्र हमने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के विरोध में किया था, दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया, और फिर महात्मा गांधी के अखबार आए, यंग इंडिया और हरिजन। हाँ, गांधी जी ने तो पत्रकारिता को अपने दर्शन का हिस्सा बना लिया था। बिल्कुल। उन्होंने पत्रकारिता को सत्य और अहिंसा के अपने दर्शन को फैलाने का एक प्रमुख साधन बनाया। उनके लेख बहुत सीधी सरल भाषा में होते थे और सीधे दिल पर असर करते थे। इनके अलावा भी कई नाम थे। पंडित मदन मोहन मालवीय के द लीडर और अभ्युदय, फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे क्रॉनिकल, जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा नेशनल हेराल्ड। हाँ, और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अंग्रेजी अखबार भी थे जिन्होंने राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को सामने रखा। ये लिस्ट काफी लंबी है। सही बात है। उर्दू पत्रकारिता ने भी, खासकर मौलाना अबुल कलाम आजाद के अल हिलाल जैसे अखबारों ने मुस्लिम समुदाय में राष्ट्रीय चेतना जगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ रहा था, सरकार का दमन चक्र भी तेज होता जा रहा था। अच्छा,
मतलब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रद्द होने के बाद भी दमन रुका नहीं। थे जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे या जिनके लेखों को सरकार हिंसा भड़काने वाला मानती थी। ओ। इन कानूनों ने सरकारों को अखबारों से भारी सिक्योरिटी मांगने और उसे जब्त करने के और भी ज्यादा अधिकार दे दिए। प्रिंटिंग प्रेस को जब्त करना और आसान हो गया। कई संपादकों और प्रकाशकों को लंबी लंबी सजाएं हुईं। और बड़े आंदोलनों के समय तो ये दमन और बढ़ जाता होगा, जैसे सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ बिल्कुल। खासतौर पर 1930-32 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रेस पर जबरदस्त कार्रवाई हुई। गांधी जी समेत बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद प्रेस ने ही तो आंदोलन की मशाल को थामे रखा था एक तरह से। नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई, उनके दफ्तरों पर ताले डाल दिए गए, प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर लिए गए और हजारों पत्रकारों और संपादकों को जेल में ठूंस दिया गया। ये भारतीय पत्रकारिता के लिए सबसे मुश्किल दौरों में से थे, यकीनन। ये सुनकर तो लगता है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि अखबारों के दफ्तरों और प्रिंटिंग प्रेसों में भी उतनी ही शिद्दत से लड़ी जा रही थी। मतलब पत्रकारों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों जितना ही जोखिम उठाया। इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने सेंसरशिप झेली, जुर्माने भरे, जेल गए, लेकिन सच लिखने और लोगों तक आज़ादी का पैगाम पहुंचाने का जो अपना कर्तव्य था वो निभाते रहे। तो फिर जब 1947 में आज़ादी मिली तब प्रेस के लिए माहौल कैसे बदला? मतलब क्या वो सारे बंधन हट गए? देखिए, आज़ादी के बाद सबसे बड़ा और सबसे फंडामेंटल बदलाव आया भारतीय संविधान के लागू होने से। संविधान का जो आर्टिकल 19(1)(a) है, उसने सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया। हाँ, फंडामेंटल राइट। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में यह साफ किया कि इसी अधिकार में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। यानी जिस आज़ादी के लिए प्रेस ने लगभग 150 साल संघर्ष किया था, वो अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी बन गई। हालांकि इस पर भी उचित प्रतिबंधों यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की व्यवस्था रखी गई है। अच्छा, और इसका असर क्या हुआ फिर प्रैक्टिकली? इसका सीधा असर ये हुआ कि प्रेस पर जो सरकारी नियंत्रण था वो काफी हद तक खत्म हो गया। नए अखबार और पत्रिकाएं खुलने लगीं, खासकर रीजनल भाषाओं में। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, बंगाली जैसी भाषाओं की पत्रकारिता का बहुत तेजी से विकास हुआ और उसकी पहुंच छोटे शहरों और गांवों तक बढ़ी। समाचार इकट्ठा करने और बांटने को व्यवस्थित करने के लिए 1949 में देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई, उसकी भी स्थापना हुई, जिसने अलग अलग अखबारों को खबरें देना शुरू किया। यानी आजादी के बाद प्रेस की भूमिका भी बदली होगी फिर। अब सिर्फ विरोध तो नहीं करना था। हाँ बिल्कुल, अब प्रेस की भूमिका सिर्फ सरकार का विरोध करना नहीं रह गई थी। आज़ाद भारत में प्रेस पर नेशन बिल्डिंग में सहयोग करने, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने, सामाजिक कुरीतियों जैसे छुआछूत, दहेज प्रथा, इनके खिलाफ जनमत तैयार करने और आम लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी भी आई। हालांकि ये भी कहना पड़ेगा कि सरकार के साथ उसके संबंध हमेशा मधुर नहीं रहे। खासकर 1975 में इमरजेंसी के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर फिर से गंभीर हमला हुआ, जब कड़ी सेंसरशिप लगा दी गई थी। वो दौर भी भारतीय प्रेस के इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। हाँ, वो तो है। और फिर धीरे धीरे रेडियो आया, टेलीविजन आया और अब तो डिजिटल मीडिया। इसने तो पूरा नज़ारा ही बदल दिया है। निश्चित रूप से टेलीविजन न्यूज़ चैनलों के आने से अखबारों को कड़ी चुनौती मिली और अब इंटरनेट और सोशल मीडिया ने तो सूचना के प्रसार के तरीके को ही पूरी तरह बदल दिया है। आज खबरें पल भर में पहुंच जाती हैं, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो भारतीय प्रेस के इस लंबे सफर का निचोड़ क्या कहेंगे आप? निचोड़ यही है कि भारतीय प्रेस ने एक बहुत लंबा और संघर्षों से भरा सफर तय किया है। ये यूरोपीय हितों के एक मामूली साधन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही इसने भारतीय राष्ट्रवाद की आवाज बनकर स्वतंत्रता संग्राम को दिशा और ऊर्जा दी। इसने सरकारी दमन, सेंसरशिप और आर्थिक मुश्किलों का सामना किया, लेकिन ये हर बार और मजबूत होकर उभरा। हाँ, हमने देखा कैसे हिक्की के दुस्साहस से शुरुआत हुई, फिर तिलक के केसरी ने जन जन को जगाया, गांधी की यंग इंडिया और हरिजन ने नैतिकता का पाठ पढ़ाया और अनगिनत गुमनाम पत्रकारों और संपादकों ने अपनी कलम की ताकत से
उस वक्त की हुकूमत को चुनौती दी। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट जैसे काले कानूनों और बार-बार थोपी गई सेंसरशिप के बावजूद भारतीय पत्रकारिता ने न सिर्फ अपना अस्तित्व बनाए रखा बल्कि अपनी क्रेडिबिलिटी और अपने प्रभाव को भी बढ़ाया। आजादी के बाद इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया, जिसकी जिम्मेदारी है सत्ता पर नजर रखना, जनता को सूचित करना और अलग-अलग विचारों को मंच देना। वाकई ये एक असाधारण कहानी है। आज हमने भारतीय प्रेस के जन्म, उसके विकास, स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका और आज़ादी के बाद उसके बदलते स्वरूप को समझने की कोशिश की। कैसे ये दमन और नियंत्रण के दौर से निकलकर आज एक स्वतंत्र और जिम्मेदार आवाज बनने के मुकाम तक पहुंचा है। और इसी पूरी यात्रा को देखते हुए एक सवाल आज के संदर्भ में सोचने पर मजबूर करता है, जिस पर शायद श्रोता भी विचार करना चाहें। हम आज डिजिटल युग में हैं, जहां सूचना बिजली की रफ्तार से फैलती है ना? लेकिन साथ ही फेक न्यूज, दुष्प्रचार और नफरत फैलाने वाली सामग्री का खतरा भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है आज। बिल्कुल। तो ऐसे में प्रेस की वो स्वतंत्रता जो इतने संघर्षों और बलिदानों से हासिल हुई है और उसकी जो सामाजिक जिम्मेदारी है, उसके बीच एक स्वस्थ संतुलन कैसे कायम रखा जा सकता है, खासकर उस ऐतिहासिक विरासत को ध्यान में रखते हुए जिसने भारतीय प्रेस को वो विश्वसनीयता और सम्मान दिलाया था। ये आज के दौर का एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जिस पर सोचना जरूरी है।